वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज किरचॉफ्स लॉ। आज आपका टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस लॉ वाज गिवन बाय किरचॉफ्स इन 1847, इसीलिए इस लॉ को कहा जाता है किरचॉफ्स लॉ कहा जाता है। अब इस किरचॉफ्स लॉ को कहां पर हम यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है जिसमें दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल्स होते हैं, और वहां पर उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हम करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। जिस किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए थे एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, और वहां से हम जब आपके पास वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है और वहां से भी हम करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस को ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम ओहम्स लॉ को अप्लाई करके करंट वोल्टेज या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर भी वही हम कैलकुलेट करते हैं, करंट और वोल्टेज या रेजिस्टेंस को ही हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, दो से ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस होते हैं, दो से ज्यादा आपके पास सेल्स होते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, इक्वेशंस की फॉर्म में लाया जाता है। आपके पास दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस आएंगी, फिर हम उन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं और आपके पास कैलकुलेट होता है करंट वोल्टेज या रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है। तो यहां पर किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए थे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और इन्हीं किरचॉफ्स लॉज को अभी हम समझेंगे। पहला आपके पास जो है दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं या किरचॉफ जंक्शन लॉ भी हम इसको कहते हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ वन जंक्शन दैट इज इक्वल टू 0। तो पहला हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको कहा जाता है, जिसको हम केसीएल से शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ वन जंक्शन इज इक्वल टू 0। जैसे आपके पास यहाँ पर जंक्शन है, ये आपके पास जंक्शन क्या है, ये आपके पास ओ हमने रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास जंक्शन है, और इस जंक्शन में हमारे पास जितनी भी करंट्स मीट करेंगे उन तमाम करंट्स का जो सम जो होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है, जो हमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता है, जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यही कहता है, यहां पर आपके पास ओ क्या है? जंक्शन है। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा करंट्स क्या करती हैं? मीट करती हैं, मिलती हैं। तो हमारे पास जंक्शंस पर जहां पर आपके पास दो या दो से ज्यादा करंट मीट करती हैं, मिलती हैं, तो वहां पर तमाम करंट्स का जो सम जो होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है। तो वही यहां पर आपके पास जो है, जिसको मैंने यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है समेशन आई। समेशन का मीनिंग होता है टोटल सम ऑफ ऑल द करंट्स। जितनी भी हमारे पास करंट्स होती हैं, टोटल सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ वन जंक्शन। जैसे आपके पास ओ हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जंक्शन, यहाँ पर जितनी भी करंट्स मिलेंगी उनका सम क्या होता है? 0 होता है। तो समेशन रिप्रेजेंट करता है सम और आई रिप्रेजेंट करता है करंट को, तो सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ वन जंक्शन दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास जो है, जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा उसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। तो इसका मतलब आपके पास जो है, ये आपके पास I1, I2, I3, I4 ये आपके पास मीट कर रही है कहां पर? ओ पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ये आपके पास क्या है? जंक्शन है। तो इन तमाम करंट्स का सम हमारे पास क्या होगा? ओ पॉइंट पर हमारे पास इन तमाम करंट्स का सम क्या होगा? वो 0 होगा। तो लेकिन यहां पर आपके पास साइन ऑफ कन्वेंशन का आपने ख्याल रखना है। साइन ऑफ कन्वेंशन हमारे पास ये है कि जितनी भी करंट्स जो जंक्शंस की तरफ आती हैं, जैसे आपके पास ओ जंक्शन है, तो जो हमारे पास करंट जंक्शंस की तरफ आएंगे उन करंट्स को आपने पॉजिटिव में लेना है, और जो करंट्स जंक्शन से लीव आउट करेंगी, जो जंक्शन से बाहर की तरफ निकलेंगी, उन करंट्स को आपने नेगेटिव में लेना है। देखिए आपके पास I1 एरो देखो अंदर की तरफ है, I2 आपके पास आ रहे हो देखो आप अंदर की तरफ है, I1 और I2 हमारे पास करंट जो जंक्शन की तरफ आ रही हैं, तो इनको आपने पॉजिटिव में लेना है। I3 करंट देखो एरो बाहर की तरफ जा रहा है, I4 करंट हमारे पास ये भी एरो बाहर की तरफ जा रहा है। I3 करंट और I4 करंट जो जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही हैं, इनको आपने नेगेटिव में लेना है।
I1 और I2 को आपने करंट्स को आपने पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि ये करंट्स मीट कर रही हैं, ये करंट जो है ये मूव कर रही है कहां की तरफ, जंक्शन की तरफ। तो जो करंट्स जंक्शन की तरफ जाएंगी उनको आपने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करना है, और जो करंट्स हमारे पास जंक्शन से बाहर की तरफ निकलेंगी इन करंट्स को आपने नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है। तो वही अभी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास तमाम करंट्स का सम ओ पॉइंट पर क्या होता है, वो 0 होता है। तो देखिए यहां से इसका मतलब इन तमाम करंट्स का सम जो हमारे पास स्टेटमेंट कह रही है, इसका मतलब I1 अगर आपके पास मूव कर रही है कहां की तरफ, जंक्शन की तरफ, इसको आपने पॉजिटिव में लेना है। I1 प्लस I2 ये भी जंक्शन की तरफ जा रही है, दिस इज I2 प्लस, क्योंकि तमाम करंट्स को आपने ऐड करना है। इसके बाद I3 करंट ये जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है, इसको आपने नेगेटिव में लेना है, माइनस I3। ये माइनस में क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये I3 करंट मूव कर रही है अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसके बाद प्लस आपके पास जो है I4 करंट, लेकिन I4 करंट भी हमारे पास जंक्शन से बाहर की तरफ निकल रही है, इस I4 करंट को भी आपने नेगेटिव में लेना है। तो ये हुआ सम ऑफ ऑल द करंट। तो सम ऑफ ऑल द करंट्स दैट इज इक्वल टू 0। ये किसके होता है, ये 0 के इक्वल होता है। अब देखिए आपके पास जो आ रहा है टोटल सम ऑफ ऑल द करंट दैट इज इक्वल टू 0, जो अभी आपके पास ऊपर जो था टोटल सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल टू 0, वही हमने यहाँ पर लिखा। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इनका सम जो है वो कितना है, वो 0 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस माइनस होता है माइनस I3 प्लस माइनस होता है माइनस I4 दैट इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3 को उस साइड लेंगे तो प्लस I3 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस I4 को उस साइड लेंगे तो प्लस I4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ रही है कि I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I1 और I2 ये इनकमिंग करंट्स हैं, और I3 और I4 हमारे पास क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ, यहां से हमें ये भी फाइंड आउट हो रहा है कि टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट्स दैट इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो इसका मतलब किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमें ये भी फाइंड आउट करके दे रहा है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ रहा है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। इसका मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में ये भी फाइंड आउट हो रहा है, यहां से हमें ये भी फाइंड आउट हो रहा है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स के इक्वल भी होता है। तो यहां पर हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से ये भी हमें फाइंड आउट हो रहा है कि टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट्स दैट इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स के इक्वल भी होता है। तो ये आपके पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था। अब ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है किस पर बेस्ड है, देखिए हमारे पास ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो है ये बेस्ड है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इसका मतलब जितना चार्ज, आपको पता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो जितना हमारे पास चार्ज आ रहा है कहां पर, एट पॉइंट ओ पर, उतना ही हमारे पास एट पॉइंट ओ पर हमारे पास करंट जा रहा है। इसका मतलब जो आपके पास नेट चार्ज हमारे पास जो ओ पॉइंट पर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब इनकमिंग करंट या इनकमिंग चार्ज पर यूनिट टाइम जो हमारे पास कहां पर होगा, एट पॉइंट ओ पर होगा, दैट इज इक्वल टू द आउटगोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। इसका मतलब हमारे पास जितना चार्ज एट पॉइंट ओ पर आ रहा है उतना ही चार्ज एट पॉइंट ओ से लीव हो रहा है, बाहर जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास ओ पॉइंट पर जो हमारे पास चार्ज जो है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ना हमारे पास ओ पॉइंट पर चार्ज इंक्रीज होगा, ना हमारे पास ओ पॉइंट पर चार्ज डिक्रीज होगा। जो ओ पॉइंट हमारे पास क्या है, जंक्शन है, समझे आप। तो इसका मतलब ना हमारे पास जंक्शन पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो चार्ज जो हमारे पास जंक्शन पर क्या है वो सेम है, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। नाउ किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी हम बोलते हैं, KVL, शॉर्ट में उसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
सबसे पहले हम किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट को समझेंगे हम। इट स्टेट्स दैट इन क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड रेस्पेक्टिव करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। तो ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है किरचॉफ सेकंड लॉ की, इसको हम समझेंगे हम। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, जो भी हमारे पास सर्किट है, ये आपके पास क्लोज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स का ईएमएफ का सम जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो इस सेल्स में रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। तो ये देखिए हमारे पास समेशन ई रिप्रेजेंट करता है टोटल सम ऑफ ईएमएफ, दैट इज इक्वल टू समेशन आईआर को रिप्रेजेंट करता है टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो देखिए हमारे पास जो है वही लिखा है मैंने यहां पर, टोटल सम ऑफ ईएमएफ्स, टोटल सम ऑफ ईएमएफ जो हमारे पास इसमें जितने भी सर्किट्स में जितने भी सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 सेल्स हैं, इन 2 सेल्स का सेल में ईएमएफ कितना है, इस सेल में हमारे पास ईएमएफ E1 है, इस सेल में हमारे पास ईएमएफ कितना है, E2 है। तो इन दोनों ईएमएफ का सम अगर हमारे पास क्लोज सर्किट लेंगे हम, तो टोटल सम ऑफ ईएमएफ हमारे पास जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, इन तमाम सेल्स में जितने भी ईएमएफ है उनका सम, दैट इज इक्वल टू, वो किस इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द समेशन आईआर। समेशन आईआर का मतलब होता है, आईआर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, वो इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ईएमएफ टोटल सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो वही यहां पर हमारे पास टोटल सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम हुआ टोटल सम, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट किस के बीच में है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेस्पेक्टिव करंट्स, और रेजिस्टेंस में जो करंट है उनका प्रोडक्ट जो होगा। तो रेजिस्टेंस जो करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हर एक रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उन तमाम पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ईएमएफ्स के इक्वल होगा। तो वही हमारे पास जो है टोटल सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड देयर रेस्पेक्टिव करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एंड देयर रेस्पेक्टिव करंट्स का मतलब हुआ हर एक रेजिस्टेंस में जो हमारे पास करंट है उनका प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास R1 हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसमें करंट क्या है, I1 है, तो इनका प्रोडक्ट हो गया I1 R1। तो ये क्या बना, ये बना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, हमारे पास R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया I1 R1। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I2 R2, क्योंकि R2 में करंट फ्लो कर रही है I2। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, तो R3 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज I3 R3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इनका जैसे हमारे पास प्रोडक्ट जो होता है I और R का प्रोडक्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सम, इसका मतलब समेशन का मतलब होता है सम, इसका मतलब जितने भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में होंगे, जितने भी हमारे पास इन पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में होंगे उनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ईएमएफ के इक्वल होगा। जितने भी हमारे पास इस सर्किट में सेल्स होंगे उन सेल्स का ईएमएफ जो होगा, जैसे एक सेल का ईएमएफ, ये सेल है इसका ईएमएफ E1 है, दूसरी सेल है हमारे पास ये है उसका ईएमएफ E2 है, तो इन दोनों का सम, इसका मतलब E1 प्लस E2 किसके इक्वल होगा, दैट इज I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 के इक्वल होगा। ये हमारे पास स्टेटमेंट है किसकी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। क्लियर आपको, टोटल सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अभी हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस क्लोज लूप में। हमारे पास एक क्लोज लूप है ABCDEF, आपके पास एक क्लोज लूप है, क्लोज सर्किट है, जिसमें हमारे पास 2 सेल्स हैं। इन 2 सेल्स का ईएमएफ क्या है, E1 और E2 है, और 3 रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3। यहां पर देखिए आपको पता है ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम कहेंगे यहां से करंट निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे पास करंट निकलेगी सेल से, तो हम कहेंगे, हमने कंसिडर किया है कि R2 में हमें I2 करंट फ्लो कर रही है, R2 में हमारे पास I2 करंट फ्लो कर रही है। इसके बाद आप देखोगे, आप ये दूसरा सेल लगा हुआ है तो यहां से भी करंट निकलेगी, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी ऐसे। तो हमारे पास, हमने यहां पर कंसिडर किया है कि R2 में हमारे पास I2 करंट फ्लो कर रही है। इसके बाद
फिर हमारे पास आपको पता है करंट जो निकलती है वो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है तो नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाती है। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि R1 में हमारे पास I1 करंट फ्लो कर रही है। इसके बाद इस ब्रांच में भी करंट आई है, तो यहाँ पर कंसिडर किया है हमने कि R3 में जो हमारे पास करंट फ्लो कर रही है वो I3 करंट फ्लो कर रही है। तो ये आपके पास एक क्लोज सर्किट है जिसमें दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स का, एक सेल का EMF E1 है, दूसरे सेल का EMF E2 है, और तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3। R1 में I1 करंट फ्लो कर रही है, R2 में I2 करंट फ्लो कर रही है और R3 में I3 करंट फ्लो कर रही है। तो सबसे पहले हम ये वाला क्लोज लूप पकड़ेंगे, हम A B E F A, इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे हम इन लूप। किस लूप में अप्लाई करेंगे हम? A B E F A, ये आपके पास है A B E F A, इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम अप्लाई करेंगे, हम KVL को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम कहेंगे हम। तो इसमें देखिए हमारे पास साइन ऑफ कन्वेंशन का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। सबसे पहले हम A से B गए हैं, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बाद B से E जाएंगे हम, जिस पाथ पर हम चल रहे हैं, हम पहले हम चल रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं A टू B, फिर हमारे पास B टू E, फिर E टू F, फिर F टू A, A टू B, B टू E, E टू F और F टू A। यहां पर साइन ऑफ कन्वेंशन का आपने ख्याल रखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम A टू B आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है A से B तक, A से B तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है। इसके बाद हमारे पास B से E आए, तो पहला रेजिस्टेंस आया हमारे पास, दैट इज R2। तो करंट हमारे पास यहां पर जो फ्लो कर रही है, हम भी B से E की तरफ जा रहे हैं और करंट I2 की डायरेक्शन भी कहां से है? B से E की तरफ है। अगर हम जिस पाथ पर चल रहे हैं, हम B टू E जा रहे हैं, जिस पाथ पर हम चल रहे हैं, अगर उसी पाथ पर करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अगर एक जैसी होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस को आपने पॉजिटिव में लेना है। तो देखिए हम B से E की तरफ जा रहे हैं, तो I2 की डायरेक्शन भी B से E की तरफ है। तो यहां पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को क्योंकि दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है आपके पास ये R2, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? I2 R2 होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को आपने किस में लेना है? पॉजिटिव में लेना है। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पहले हम राइट साइड में ही जाएंगे हम, पहला क्योंकि पहला रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? I2 R2 होगा और पॉजिटिव में होगा। फिर हम B से E पहुंचे, फिर E टू F पहुंचे, E टू F, यहां पर E से F तक कोई रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन जब हम F से A आए, फिर F से A, जब F से A की तरफ आ रहे हैं हम, तो यहां पर देखिए F, वी मूव फ्रॉम F टू A, जब हम मूव कर रहे हैं हम F टू A, तो करंट I1 की डायरेक्शन भी F टू A की तरफ है। तो इसीलिए हमें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस R1 में होगा, वो I1 और R1 होगा, I1 इंटू R1 होगा, वो भी हम पॉजिटिव में ले लेंगे हम। तो प्लस I1 R1, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 किसको होगा? वो I1 R1 के इक्वल होगा। तो इसको भी हमने पॉजिटिव में ले लिया, इसको भी हमने पॉजिटिव में इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पास करंट की डायरेक्शन, I1 की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ है जिस पाथ पर हम चल रहे हैं। हम B से A की तरफ जा रहे हैं, तो I1 की डायरेक्शन भी B से A की तरफ है। तो ये आपके पास आ रहा है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ EMF। तो इस क्लोज लूप में आपके पास सिर्फ एक सेल है जिसका EMF E1 है। तो हम ट्रेवल कर रहे हैं जब EF से A की तरफ, तो पहला सेल आ रहा है आपके पास जिसका EMF E1 है। अगर हम F से A की तरफ आ रहे हैं और जब हम ट्रेवल जब करेंगे F से A की तरफ, अगर आपका पहला टर्मिनल नेगेटिव आएगा, पहला टर्मिनल अगर आपके पास, जैसे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, व्हेन वी मूव फ्रॉम F टू A, इफ फर्स्ट टर्मिनल कम्स नेगेटिव, तो उसके EMF को आपने पॉजिटिव में लेना है। तो इसका मतलब हम E1 को किस में ले लेंगे? हम पॉजिटिव में ले लेंगे, हम प्लस E1 ले लेंगे हम। ये आपके पास साइन ऑफ कन्वेंशन है, इसका आपको माइंड में रखना है। तो इसी तरीके से आपने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास I1 R1 है, आपको पता ही इसमें रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। तो ये आ गया सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ EMF। इसमें EMF एक ही है, इसीलिए आपके पास E1 नहीं आया। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ EMF। अब हम नेक्स्ट लूप पकड़ेंगे हम
ए बी सी डी ई एफ ए, बाहर वाला लूप, अप्लाई KVL in loop A B C D E F A, ये A B C D E F A। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, हम इस वाले लूप में यूज करेंगे A B C D E F A, A B C D E F A। इस लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। देखिए पहले हम ए से, क्योंकि पहले हम ए से बी जाएंगे, हम ए से बी कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर बी से सी, बी से सी कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर सी से डी, सी से डी में हमारे पास रेजिस्टेंस R3 आ रहा है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पहले हम इक्वल टू के राइट साइड में जाएंगे, हम सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास R3, इसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I3R3 होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखिए हमारा पाथ जो है वो सी से डी है, लेकिन जो करंट I3 जो है वो डी से सी है। इसका मतलब जिस पाथ पर हम ट्रेवल कर रहे हैं उसके अपोजिट में I3 करंट फ्लो कर रही है, I3 करंट डी से सी फ्लो कर रही है। इसका मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो लेना पड़ेगा वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा, दैट इज -I3R3। तो ये हम C से D पहुंचे, फिर D से E कोई रेजिस्टेंस नहीं, E से F कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर हमारे पास F से A, F से A। तो F से A हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ रहा है R1, लेकिन जिस पाथ पर हम चलते हैं F से A की तरफ हमारे पास I1, क्योंकि R1 में I1 करंट फ्लो कर रही है, इसकी डायरेक्शन भी F टू A है। इसका मतलब हमारे पास इसमें R1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम इसको लेंगे प्लस I1 R1। तो यह है आपके पास सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। यहां पर हमारे पास इस बाहर वाले लूप में दो ही रेजिस्टेंस आए हमारे पास, R3 और R1। तो R3 में हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आया और R1 में हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो इसके बाद हमारे पास जो है A से B, B से C, फिर C से D, पहला सेल आ रहा है जिसका EMF हमारे पास E2 है, फिर D से E कोई सेल नहीं, फिर E से F कोई सेल नहीं, F से A एक और सेल आ रहा है जिसका EMF E1 है। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ EMF। तो देखिए हम पहले A से B कोई सेल नहीं, B से C कोई सेल नहीं, लेकिन जब C से D जाएंगे हम तो पहला सेल आएगा जिसका EMF E2 है। लेकिन जब आप C से D जाओगे आप, तो अगर हमारे पास सेल का पहला टर्मिनल पॉजिटिव आता है तो इसके EMF को आपने किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। इसलिए मैंने इसको E2 जो लिया मैंने वो नेगेटिव में ले लिया। फिर D से E कोई सेल नहीं, E से F कोई सेल नहीं, लेकिन F से A जब आ रहे हैं तो हमारे पास एक और सेल आ रहा है। इसका पहला टर्मिनल हमारे पास जब F से A की तरफ आएंगे तो पहला टर्मिनल नेगेटिव आएगा, दूसरा टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो जब पहला टर्मिनल नेगेटिव आता है तो उसके EMF को हमने क्या लेना होता है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में लेना होता है। तो हमारे पास ये आपके पास आ रहा है प्लस E1 आपके पास आ रहा है। तो ये आपके पास सम ऑफ EMF दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर भी हमने अप्लाई किया, इसको अप्लाई किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया, जिसको हम किरचॉफ सेकंड लॉ कहते हैं। तो इस तरीके से आप सर्किट में कोई भी लूप आप पकड़ोगे, यहाँ पर मैंने एक तो ये A-B-E-F-A वाला लूप पकड़ा था पहले, इसके बाद मैंने बाहर वाला लूप ले लिया A-B-C-D-E-F-A। तो कोई सा भी आप लूप पकड़ के आप इक्वेशन बना सकते हो, आप फिर इक्वेशन बनाकर आप उनको सिंप्लीफाई करोगे आप, और उसके बाद आप वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो इस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करके। तो ये आपके पास था किरचॉफ सेकंड लॉ, किस तरीके से किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लूप होता है, उस कॉम्प्लेक्स लूप को आप सिंपल फॉर्म में लाते हो आप, और उसके बाद क्या करते हो आप, उसको सिंप्लीफाई करते हो आप। और जब आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म में आपके पास ये रिजल्ट आएगा तो फिर हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा वहां पर आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, और वहां पर आपको जो वैल्यूज नहीं दी होंगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो ये आपके पास था, दैट वाज योर किरचॉफ सेकंड लॉ। अब ये किरचॉफ सेकंड लॉ किस पर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये हुआ
कि जैसे आपके पास यहाँ पर हमारे पास इस सर्किट में हमारे पास दो सेल्स हैं, तो आपको पता ही है ये सेल क्या बनाते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं हम। तो जितनी ये वोल्टेज बनाएंगे वही पूरी की पूरी वोल्टेज जो है वो कंज्यूम करते हैं ये रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। इसका मतलब यहाँ पर जितनी वोल्टेज ये बनाएंगे, जैसे अगर 10 वोल्ट की वोल्टेज बनाएंगे ये, जैसे अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनाएंगे, 10 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे, वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे कौन, R1, R2 और R3। इसका मतलब जितनी एनर्जी डेवलप करेंगे, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ये सेल, उतनी ही एनर्जी ये कंज्यूम करेंगे कौन, ये रेजिस्टेंस। तो यहां पर हमारे पास कोई ज्यादा एनर्जी ये कंज्यूम नहीं करेंगे, जितनी बनी हुई है उतनी ही ये कंज्यूम करेंगे एनर्जी। तो इसका मतलब यहां पर कोई एनर्जी हमारे पास क्रिएट नहीं होगी, कोई ज्यादा एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एनर्जी क्या रही है, वो कंजर्व रह रही है। जितनी एनर्जी मिली वही एनर्जी जो है वो ये रेजिस्टेंस जो है वो खर्च कर रहे हैं। ना यहाँ पर कोई क्रिएशन होगी ना कोई डिस्ट्रक्शन होगी। यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। एक हमारे पास एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाएगी। जैसे हमारे पास सेल में एनर्जी आपको पता ही है, इसमें एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है। अब फिर वो एनर्जी जो है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये सेल करंट ड्रा करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जब ये करंट किसी सर्किट में फ्लो करती है, जब इन रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी, तो कभी कभार ये एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कभी कभार मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब टोटल एनर्जी हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाएगी। तो ये आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है, जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है। तो ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ था। ओके, गुड बाय।